हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड दिस इज द 52 लेक्चर ऑन इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट। एंड आज के लेक्चर में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट और इस टॉपिक की बहुत टाइम से बहुत बच्चे डिमांड कर रहे थे, वो टॉपिक आज के लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज बैलेंस ऑफ पेमेंट। और कोशिश करूंगी कि इस टॉपिक को, बैलेंस ऑफ पेमेंट का ये जो चैप्टर है, इसको हम 2 से 3 लेक्चर में फिनिश करते हैं। ओके तो चलिए एक बार देख लेते हैं डिटेल में कि आज के लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे। तो आज मैं आपको सबसे पहले बताऊंगी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट क्या होता है, कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट के। तो उसके दो मेन कंपोनेंट होते हैं, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। तो वो भी हम डिटेल में समझेंगे। और फिर मैं आपको बताऊंगी कि करंट अकाउंट के जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का करंट अकाउंट होता है उसके क्या कंपोनेंट होते हैं। तो ये सारे ही टॉपिक हम आज के लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। ओके और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस करना बहुत जरूरी है ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए ऑफ माय अपकमिंग वीडियोस। और ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो आपको स्क्रीन पे इस टाइम दिख रही है। ये वो सारे सब्जेक्ट हैं जो मैं अपने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ आज की तारीख तक, यानी जनवरी 2022 तक। अगर आप कुछ महीनों बाद मेरे वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, या कुछ साल बाद देख रहे हैं, तो इसमें कई सब्जेक्ट और ऐड हो चुके होंगे। तो मेरा बस यही कहना है कि इन वीडियो लेक्चर्स का फायदा उठाइए। अभी तक यानी जनवरी 2022 तक मैं अपने चैनल पे लगभग 300 से भी ज्यादा वीडियो लेक्चर्स अपलोड कर चुकी हूँ। तो मेरा कहना है कि इन वीडियो लेक्चर्स का फायदा उठाइए, इनकी मदद से पढ़िए, खुद भी पढ़िए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज्यादा से ज्यादा इन्हें शेयर करिए। ठीक है, तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट वो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट है जिसमें मॉनिटरी ट्रांजेक्शंस, ठीक है, जितने भी मॉनिटरी ट्रांजेक्शन है या कह लीजिए जो भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है किसी कंट्री के विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, किसी एक कंट्री का बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से जो भी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है, जो भी मॉनिटरी ट्रांजेक्शन है, उनका जो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट होता है ना, उसी को कहा जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, जैसे मैं हम लोग इंडिया के हैं, ठीक है, तो अगर मैं बात करूं इंडिया का विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो भी इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन होता है, जो भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होता है, उन सबको रिकॉर्ड जिस स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में किया जाता है उसको कहा जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक, इसमें एक खास बात है, ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम का होता है, ये जनरली वो 1 ईयर का होता है, 1 फाइनेंशियल ईयर का या 1 कैलेंडर ईयर का होता है। ठीक है, तो दिस इज बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक, समझ में आ गया बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट वो अकाउंट है, वो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट है जिसमें मॉनेटरी ट्रांजेक्शन या कह लीजिए इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन किसी कंट्री का रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से रिकॉर्ड किया जाता है ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड। ठीक, अच्छा एक चीज मैं और क्लियर करना चाहती हूँ, यहाँ पे वर्ड मैंने यूज किया है अकाउंट्स। तो ये जरा, जो मैं अकाउंटिंग में मैंने अकाउंट्स पढ़ाया है, ठीक है, अकाउंट्स के डेबिट क्रेडिट वाले रूल, तो इसका उससे कोई रिलेशन नहीं है, वो भूल जाइएगा, ये इकोनॉमिक्स है। यहाँ पे अभी मैं बताऊंगी कि डेबिट साइड में क्या रिकॉर्ड करते हैं, क्रेडिट साइड में क्या रिकॉर्ड करते हैं, तो यहाँ पर डिफरेंट लॉजिक यूज होगा। ठीक है, तो वो जो अकाउंटिंग वाला अकाउंट्स है वो मत याद रखिएगा। तो ये क्या है, ये एक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट है जिसमें इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं। ठीक, अब ये ट्रांजेक्शन किसके, तो ये ट्रांजेक्शन इंडिविजुअल के भी हो सकते हैं, ठीक है, फर्म के भी हो सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के भी हो सकते हैं और गवर्नमेंट के भी हो सकते हैं। सभी के ट्रांजेक्शन इस स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किए जाते हैं। ठीक, अब ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, ठीक है, इसमें मैंने बताया कि इसमें मॉनेटरी ट्रांजेक्शन आप शो करते हैं। तो मॉनेटरी ट्रांजेक्शन किससे रिलेटेड होंगे, तो मॉनेटरी ट्रांजेक्शन इन 4 आइटम से रिलेटेड हो सकते हैं। ठीक है, पहला क्या है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। जो भी गुड्स हैं उनके एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड जो ट्रांजेक्शन है, जिसे हम मर्केंडाइज भी कहते हैं या फिर विजिबल ट्रेड भी कहा जाता है। खास बात है विजिबल ट्रेड। इन्हें विजिबल ट्रेड क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो गुड्स होते हैं दे आर टेंजिबल थिंग, ये टेंजिबल है ना, और जब ये बॉर्डर क्रॉस करते हैं तो दे आर विजिबल, वो आप उन्हें क्लियरली देख सकते हैं, तो इसीलिए इसे विजिबल ट्रेड भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज कॉल्ड विजिबल ट्रेड ऑल्सो। ठीक है, तो मॉनिटरी ट्रांजेक्शन किससे किससे रिलेटेड हो सकते हैं, पहला है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ विजिबल गुड्स, ठीक है, जिसे विजिबल ट्रेड कहते हैं। दूसरा क्या है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। सर्विसेज का इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी तो होता है, उसमें भी मॉनिटरी ट्रांजेक्शन होते हैं, उसको क्या कहा जाता है, इनविजिबल ट्रेड।
खास बात है, इसको कहा जाता है इनविजिबल ट्रेड, क्योंकि सर्विसेज तो इनटेंजिबल होती हैं। क्या सर्विसेज जब बॉर्डर क्रॉस करती हैं, किसी एक कंट्री का जो भी सर्विसेज का जो भी ट्रांजेक्शन है दूसरी कंट्री से, क्या आप उनको विजिबल है देख सकते हैं? वो तो इनटेंजिबल होती है ना, तो इसीलिए इनको कहा जाता है इनविजिबल ट्रेड। ठीक, दूसरा ये हुआ। तीसरा क्या है? तीसरा ये है फैक्टर। तीसरा क्या है? इंटरनेशनल सेल एंड परचेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स। जो भी फाइनेंशियल एसेट्स हैं, जैसे बॉन्ड हुआ, स्टॉक हुआ, शेयर हुआ, इनका जो भी बाय एंड सेल है वो भी मॉनिटरी ट्रांजेक्शन है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में रिकॉर्ड किया जाता है। अगला क्या है? इंटरनेशनल सेल एंड परचेज ऑफ रियल एसेट, जैसे प्लांट हुआ, मशीनरी हुआ, इनका अगर जो भी बाय सेल होता है इंटरनेशनल लेवल पे, तो वो बैलेंस ऑफ पेमेंट में रिकॉर्ड किया जाता है। तो ये 4 मेन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है जो बैलेंस ऑफ पेमेंट से रिलेटेड है। ठीक, यहां तक समझ में आया? अब जरा बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट देखते हैं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में मैंने बताया था कि जो भी रिसिप्ट्स, जो भी पेमेंट्स होते हैं फॉरेन एक्सचेंज के, वो रिकॉर्ड किए जाते हैं। ठीक है। अच्छा देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होता है ये एक स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट है। ठीक है, जिसमें सारे मॉनिटरी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाते हैं किसी एक कंट्री का। ठीक है, किसी एक कंट्री का विद रेस्ट ऑफ वर्ल्ड जो भी मॉनिटरी ट्रांजैक्शन है उन्हें रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है। अब देखिए, ये जो इतने भी ट्रांजैक्शन है इनसे होगा क्या? अगर किसी कंट्री का, अगर एग्जांपल लेते हैं इंडिया का, जो भी ट्रेड हो रहा है, मॉनिटरी ट्रांजैक्शन हो रहा है विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, उससे होगा क्या? उससे या तो फॉरेन एक्सचेंज इंडिया में आएगा। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज या तो आएगा या तो जाएगा। फॉरेन एक्सचेंज मतलब फॉरेन करेंसी। ठीक है, तो या तो देयर इज एन इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, अगर एक्सपोर्ट किया जाएगा सामान, कोई भी गुड्स या सर्विसेज अगर एक्सपोर्ट की जाएंगी, तो क्या होगा? देयर इज एन इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो होगा। ठीक है, और अगर कोई चीज इंपोर्ट की जाएगी, अगर बाहर से कोई गुड्स या सर्विसेज इंपोर्ट की जाएंगी, तो क्या होगा? आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज होगा। ठीक है, तो बेसिकली ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट होता है, इसमें इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिकॉर्ड किया जाता है। तो वही लिखा है यहाँ पे, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में क्या रिकॉर्ड करते हैं? बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है जो भी रिसिप्ट्स हो रही हैं, जो भी पेमेंट हो रही है ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, क्योंकि जो भी एक्सपोर्ट या इंपोर्ट या परचेजिंग या सेलिंग होगी, उससे अल्टीमेटली तो यही होगा ना, फॉरेन एक्सचेंज यानी फॉरेन करेंसी या तो रिसीव होगी या उसका पेमेंट करना होगा। तो दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में हम रिकॉर्ड करते हैं रिसिप्ट्स एंड पेमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। अब ये जो रिसिप्ट्स होते हैं, दे आर रिकॉर्डेड एज अ क्रेडिट आइटम। अब ये अकाउंट्स वाला भूल जाइएगा। ठीक है, यहाँ पे अकाउंट्स वाला कोई लॉजिक नहीं लगेगा, ये इकोनॉमिक्स है। तो रिसिप्ट्स क्या है? दे आर रिकॉर्डेड एज क्रेडिट आइटम। रिसिप्ट्स को हम क्रेडिट आइटम रिकॉर्ड करेंगे, और जो पेमेंट होती है दे आर रिकॉर्डेड एज डेबिट आइटम। ठीक, तो इस तरीके से जो बैलेंस ऑफ पेमेंट आइटम, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट है, वो क्या शो करता है? जब हम सारे ही रिसिप्ट आइटम रिकॉर्ड करेंगे, रिसिप्ट सारी, यानी किसी कंट्री में जो भी रिसीविंग हो रही है फॉरेन एक्सचेंज की, और जो भी पेमेंट्स हो रहे हैं, और फाइनली उसका नीचे बैलेंस निकाला जाता है, तो इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है परफॉर्मेंस ऑफ एनी इकोनॉमी, किसी भी इकोनॉमी की क्या परफॉर्मेंस है इन रिलेशन टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट से ये हमें पता चलता है। वैसे ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का पूरा जो चैप्टर है, इसको मैं 3 लेक्चर्स में फिनिश करूंगी। तो तीसरे लेक्चर, जब ये लास्ट टॉपिक मेरा बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट का यही होगा, सिग्निफिकेंस, तो वहां इस पॉइंट को मैं डिटेल में बताऊंगी कि ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट बनाया जाता है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों बनाया जाता है। तो ये वैसे इसकी एक इंपॉर्टेंस है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट से किसी भी इकोनॉमी की परफॉर्मेंस पता चलती है, कि किसी भी इकोनॉमी की क्या परफॉर्मेंस है विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो दिस इज वन ऑफ द सिग्निफिकेंस। वैसे इसके 6-7 और सिग्निफिकेंस है जो मैं लेक्चर 3 में डिस्कस करूंगी। ठीक है, तो ये था बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। अब जरा एक बार अकाउंट आपको बना के भी दिखा देते हैं। तो ये है बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट। ठीक है, ये है क्रेडिट आइटम्स, ये क्रेडिट है। ठीक है, क्रेडिट में मैंने बताया था रिसिप्ट रिकॉर्ड की जाती है। क्रेडिट में क्या रिकॉर्ड करते हैं? रिसिप्ट्स, यानी इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, यानी फॉरेन एक्सचेंज का इनफ्लो जिन जिन चीजों से हो रहा है। तो एक्सपोर्ट ऑफ गुड, अगर एक्सपोर्ट किया जाएगा गुड्स का, विजिबल आइटम का एक्सपोर्ट किया जाएगा तो रिसिप्ट होगा। एक्सपोर्ट किया जाएगा सर्विसेज का, तो इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज होगा। यूनिलेटरल ट्रांसफर, ठीक है, यूनिलेटरल ट्रांसफर अभी मैं आगे चल के बताऊंगी।
ये यूनिलेटरल ट्रांसफर मतलब ट्रांसफर फॉर फ्री, जो ग्रांट्स है, जो डोनेशन है, जो रेमिटेंस है, उससे अगर इनफ्लो हुआ है फॉरेन एक्सचेंज का, तो वो उसे यूनिलेटरल ट्रांसफर कहते हैं। ठीक है, या कैपिटल रिसिप्ट में अगर बोरोइंग हुई है फ्रॉम द अब्रॉड, तो वो भी रिसिप्ट है। ठीक है, तो ये सारे रिसिप्ट के आइटम हो गए, और ऐसे ही ये क्या है, पेमेंट के आइटम है। ये सब क्या है, पेमेंट के आइटम, इनको एज अ डेबिट आइटम रिकॉर्ड किया जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट में। अगर कुछ भी इंपोर्ट किया गुड्स का, इंपोर्ट किया सर्विसेज का, तो पेमेंट करना होगा। यूनिलेटरल ट्रांसफर यानी अगर किसी आउटसाइड कंट्री को कुछ ग्रांट दिया है, डोनेशन दिया है, कुछ मनी ट्रांसफर किया है, तो वो यूनिलेटरल ट्रांसफर में आएगा। अगर कुछ लेंडिंग दी है, बाहर की कंट्री को कुछ लेंडिंग की है, ठीक है, उधार दिया है, तो वो इसमें आएगा। फिर फाइनली टोटल पेमेंट निकाला जाता है, और फिर इसको बैलेंस करके देखा जाता है कि व्हाट इज द परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी, इकोनॉमी की क्या परफॉर्मेंस है। तो ये मोटा मोटा बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट का फॉर्मेट है। एग्जाम में आए तो लिखेंगे तो आप है ही, साथ में ये फॉर्मेट भी बना लीजिएगा। ठीक है, रिसिप्ट साइड जिससे इनफ्लो ऑफ एक्सचेंज, इनफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज होता है, उसे हम क्रेडिट आइटम रिकॉर्ड करते हैं। और डेबिट आइटम क्या होते हैं, जिनमें पेमेंट होता है, जिनमें पेमेंट होता है फॉरेन एक्सचेंज का। ठीक है, तो दिस इज बैलेंस ऑफ पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट, राइट। अब चलिए कंपोनेंट की बात करते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट के कंपोनेंट की बात करते हैं। तो इसके दो मेन कंपोनेंट होते हैं। पहला क्या है, करंट अकाउंट, दूसरा क्या है, कैपिटल अकाउंट। आज के लेक्चर में मैं आपको करंट अकाउंट, ये जो है ना करंट अकाउंट पढ़ाऊंगी। कैपिटल अकाउंट हम इसके सेकेंड पार्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे करंट अकाउंट। ठीक, करंट अकाउंट के फर्दर तीन कंपोनेंट होते हैं, ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ सर्विस एंड करंट ट्रांसफर, ये फर्दर इसके तीन कंपोनेंट होते हैं। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के दो कंपोनेंट है, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। ठीक, अब आप देख रहे होंगे मैंने यहाँ पे भी कुछ लिखा है, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट कुछ लिखा हुआ है। तो एक्चुअली क्या है, ये ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट मैं आपको अलग से बताऊंगी, कैपिटल अकाउंट जब पढ़ा लूंगी उसके बाद बताऊंगी। एक्चुअली कुछ बुक्स में ये जो ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट है, दिस इज कंसीडर एज अ थर्ड कंपोनेंट। कुछ बुक में इसे थर्ड कंपोनेंट माना गया है, और कुछ बुक में इसे पार्ट माना गया है। ठीक है, तो वो अभी मैं इसीलिए इसको मैं अलग से आपको डिटेल में अभी सेकंड लेक्चर में पढ़ाऊंगी। पर फिलहाल अभी हम आज के लेक्चर में करंट अकाउंट जो है इसी को हम डिटेल में पढ़ेंगे कि करंट अकाउंट क्या होता है। करंट अकाउंट, तो करंट अकाउंट क्या होता है, करंट अकाउंट रिकॉर्ड करता है रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ऑन अकाउंट ऑफ सच ट्रांजैक्शन। तो करंट अकाउंट में हम रिकॉर्ड करते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, उन फॉरेन करेंसी का रिसिप्ट एंड पेमेंट रिकॉर्ड किया जाता है जो उन ट्रांजेक्शन की वजह से आता है जिन ट्रांजेक्शन से कोई इंपैक्ट ना पड़े एसेट एंड लाइबिलिटी स्टेटस ऑफ अ कंट्री। यानी जो कंट्री है उसके एसेट और लाइबिलिटी के स्टेटस पे इसका जो एसेट है वो, चाहे लाइबिलिटी हो, ठीक है, उस वो ना बढ़े ना घटे, उसके स्टेटस पे कोई इंपैक्ट ना पड़े इन रिलेशन टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। यानी इन रिलेशन टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कंट्री के एसेट और लाइबिलिटी पे अगर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है उस ट्रांजेक्शन से, तो उस ट्रांजेक्शन में जो भी रिसिप्ट हुआ है, जो भी पेमेंट हुआ है, वो सब किस में रिकॉर्ड करते हैं, करंट अकाउंट में। ये बात समझ में आई। यानी ऐसे ट्रांजेक्शन जिनसे एसेट और लाइबिलिटी स्टेटस, कंट्री के एसेट और लाइबिलिटी स्टेटस पे कोई इंपैक्ट ना पड़े, तो उन ट्रांजेक्शन से जो भी रिसिप्ट हुआ है, जो भी पेमेंट हुआ है फॉरेन एक्सचेंज का, वो सब हम करंट अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक, अब ये जो करंट अकाउंट है, वैसे मैं एग्जांपल बताऊंगी कि कौन कौन से होते हैं। अब ये जो करंट अकाउंट है इसका एक और खास बात है कि इट डू नॉट गिव राइज टू फ्यूचर क्लेम, यानी ये फ्यूचर क्लेम बढ़ाता नहीं है। ये जो करंट अकाउंट के जो ट्रांजेक्शन होते हैं इनसे फ्यूचर क्लेम राइज नहीं होता है, बढ़ता नहीं है। ठीक है, तो दीज आर द टू फीचर्स ऑफ करंट अकाउंट। ठीक, अब अगर हम कंपोनेंट की बात करें, कंपोनेंट ऑफ करंट अकाउंट, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का करंट अकाउंट होता है उसके अगर हम कंपोनेंट की बात करें तो तीन कंपोनेंट होते हैं। पहला कंपोनेंट क्या है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड। ठीक है, अगर इसके कंपोनेंट की बात करें, कंपोनेंट भी कहा जाता है या फिर इसको कहा जाता है प्रिंसिपल आइटम्स। प्रिंसिपल आइटम यानी मेन आइटम। करंट अकाउंट के मेन आइटम पूछा जाए तो तीन मेन आइटम होते हैं। पहला एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड, दूसरा एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ सर्विस, तीसरा करंट ट्रांसफर जिसको यूनिलेटरल ट्रांसफर भी कहते हैं। ठीक है, पहला देख लेते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड। तो मैंने बताया था एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड को मर्केंडाइज भी कहते हैं या विजिबल ट्रेड भी कहते हैं। विजिबल ट्रेड क्यों कहते हैं, क्योंकि जो गुड्स होते हैं दे आर टेंजिबल थिंग, जब ये बॉर्डर क्रॉस करते हैं तो दे आर विजिबल। ठीक है, जैसे एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे मोबाइल वगैरह है, टीवी है, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स है, तो ये क्या है, टेंजिबल थिंग है, इनका एक्सपोर्ट होता है, इंपोर्ट होता है, तो ये इसके एग्जांपल हो सकते हैं। दूसरा क्या है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ सर्विस। एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ सर्विस, तो इसको हम विजिबल ट्रेड कहते हैं, दे आर ट्रीटेड एज अ विजिबल
सॉरी इनविजिबल, दे आर ट्रीटेड एज इनविजिबल ट्रेड। इसको इनविजिबल ट्रेड कहते हैं, क्यों? क्योंकि सर्विसेज आर इंटेंजिबल। सर्विसेज तो इंटेंजिबल है ना, क्या छू सकते हैं सर्विसेज को? नहीं ना। और ये जब बॉर्डर क्रॉस करती है तो दे कैन नॉट बी सीन, उसे देख भी नहीं सकते। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? इसका एग्जाम्पल जैसे इंश्योरेंस सर्विस है, बैंकिंग सर्विस है, ये सब इसके एग्जाम्पल है। तो ये इसका दूसरा आइटम हो गया। तीसरा आइटम जो है दैट इज करंट ट्रांसफर, या जिसको यूनिलेटरल ट्रांसफर भी कहते हैं। ठीक है, इसको कहा जाता है ट्रांसफर फॉर फ्री भी कहा जाता है, इसको कहा जाता है ट्रांसफर फॉर फ्री भी कहा जाता है। ठीक है, ये यूनिलेटरल ट्रांसफर मतलब गिफ्ट के फॉर्म में, ग्रांट के फॉर्म में, रेमिटेंस के फॉर्म में, ठीक है, जो भी ट्रांसफर हो, ठीक है, वो होता है यूनिलेटरल ट्रांसफर। तो ये क्या है? ये तीन मेन कंपोनेंट कह लीजिए, या कह लीजिए तीन मेन आइटम है किसके? करंट अकाउंट के। ठीक है, करंट अकाउंट के। और करंट अकाउंट क्या होता है, एक बार रिवाइज करते हैं। करंट अकाउंट में हम रिकॉर्ड करते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट उन ट्रांजेक्शन्स के, ठीक है, जिन ट्रांजेक्शन से कंट्री के एसेट पे और कंट्री की लाइबिलिटी पे कोई इंपैक्ट ना पड़े। ठीक है, तो उन ट्रांजेक्शन से जो भी रिसिप्ट होता है, जो भी पेमेंट्स होती हैं, वो कहाँ रिकॉर्ड होता है? करंट अकाउंट में। ठीक है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के दो मेन कंपोनेंट हैं। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है, अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट की बात करें, दो मेन कंपोनेंट, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। ठीक है, करंट अकाउंट यानी एसेट और लायबिलिटी पे कोई इंपैक्ट ना पड़े, ऐसे ट्रांजेक्शंस से जो रिसिप्ट पेमेंट होता है वो यहाँ रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, और इसके तीन मेन आइटम होते हैं। तीन मेन आइटम कहिए या तीन मेन कंपोनेंट कहिए। तीन मेन आइटम कौन से हैं? एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ गुड, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ऑफ सर्विस एंड यूनिलेटरल ट्रांसफर। यूनिलेटरल मतलब एक तरफ से जो ट्रांसफर है, चाहे ग्रांट्स के फॉर्म में, गिफ्ट के फॉर्म में, रेमिटेंस के फॉर्म में, तो वो इसमें आता है। ठीक है, तो ये था पूरा आज का लेक्चर का कंटेंट। अब अगले लेक्चर में मैं पढ़ाऊंगी कैपिटल अकाउंट। ये जो कैपिटल अकाउंट का पोर्शन है ना, ये अगले लेक्चर में, और ये भी ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट क्या है, ये भी हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तो अगले लेक्चर में कैपिटल अकाउंट क्या है, कैपिटल अकाउंट के मेन कंपोनेंट क्या है, और फिर बैलेंस कैसे निकाला जाता है, ओवरऑल बैलेंस क्या होता है, ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड, इसमें क्या डिफरेंस है। तो ये सारे ही टॉपिक अब मैं अगले लेक्चर में पढ़ाऊंगी। ठीक है, लेक्चर नंबर 53। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। ये था पूरा लेक्चर नंबर 52। आई होप मैंने जो आज पढ़ाया है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि हाउ वाज दिस लेक्चर, ये लेक्चर कैसा था। ठीक है, आप लोग के कमेंट का, आप लोग के लाइक्स का मुझे हमेशा इंतजार रहता है। हमें मोटिवेट करते रहा करिए ताकि हम इसी तरीके से वीडियो लाते रहें। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। वैसे आप लोग बहुत मोटिवेट करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, आपका बहुत सपोर्ट रहता है, तभी आज मैं मतलब आज की तारीख में मेरे पास 28,000 सब्सक्राइबर हैं। तो ये शायद इसीलिए पॉसिबल हो पाया है, और मतलब अच्छा ठीक स्पीड से मेरा चैनल ग्रो कर रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ यू ऑल, आप ही लोग की वजह से है। सो थैंक यू सो मच। इसी तरीके से मुझे मोटिवेट करते रहिए, और मैं भी आप लोगों के लिए वीडियो लाती रहूंगी। सो थैंक यू सो मच, और मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।